आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने नए साल के ठीक पहले फरीदाबाद को और सच कहें तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये लाइनें आज तक की हैं और सच में ये एक लाइन ही इस पूरी घटना की भयावहता बताने के लिए काफी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कैसे ये सब हुआ और एक एक करके इस मामले की सारी परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस रात से। सवाल ये उठता है कि आखिर वो 25 साल की महिला इतनी देर रात घर से बाहर क्यों थी, क्या वजह थी। चलिए उन हालातों को समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। रात के करीब 8:30 बजे घर में माँ से कुछ कहा सुनी होती है और वो अपनी बहन को बताकर निकल जाती है कि दोस्त के यहाँ जा रही है। फिर रात के करीब 12 बजते बजते वो घर लौटने के लिए मेट्रो चौक पर कोई साधन ढूंढने लगती है। और फिर सुबह के 3 बजे एक ऐसी खौफनाक घटना होती है जिसके बाद उसे एक चलती वैन से फेंक दिया जाता है। इन कुछ घंटों में ही सब कुछ बदल गया। अब ये जानना भी जरूरी है कि जो पीड़ित महिला थी वो कौन थी। वो 3 बच्चों की मां थी, सिर्फ 25 साल की। पति से कुछ अनबन चल रही थी, इसलिए अपने माँ बाप के साथ रह रही थी। इस बैकग्राउंड से हमें उस शाम की उनके हालात को समझने में थोड़ी और मदद मिलती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मदद के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया। आखिर कैसे उन लोगों ने उसका भरोसा जीता और उसे अपने जाल में फंसाया। सोचिए, आधी रात का वक्त है, सड़क पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और घर पहुंचना है। इसी मजबूरी में उन्होंने एक सफेद इको वैन में बैठे 2 लोगों से लिफ्ट ले ली। ये एक ऐसा फैसला था जो शायद कोई भी उस हालात में ले लेता। वादा तो ये था कि उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन इरादे कुछ और ही थे। गाड़ी घर के रास्ते पे जाने के बजाय एक सुनसान, वीरान गुड़गांव फरीदाबाद रोड की तरफ मुड़ गई और यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनना और बताना दोनों ही बहुत मुश्किल है। उस चलती वैन के अंदर जो हैवानियत हुई, अब उसकी बात करते हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा चलती वैन में उसके साथ दरिंदगी होती रही और बाहर घना कोहरा था। सड़क एकदम सुनसान। उसकी मदद की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। वो पूरी तरह अकेली थी। और उस खौफनाक ऑर्डील के बाद उसे फेंका गया। जानते हैं कितनी स्पीड पर? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही वैन से। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि वो कितने बेरहम थे। जो चोटें आईं वो भी भयानक थीं। दाहिनी आंख का सॉकेट फ्रैक्चर हो गया, चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं, कंधा अपनी जगह से हिल गया और चेहरे पर इतने गहरे कट आए कि 20 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। ये चोटें खुद उस वहशीपन की गवाही दे रही हैं। लेकिन इतनी गंभीर चोटों और दर्द के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह उन्होंने अपनी बहन को फोन किया और वो एक फोन कॉल न्याय की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम साबित हुआ। तो अब आते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। आखिर कैसे पकड़े गए वो मुजरिम? पुलिस की जांच कितनी तेज और असरदार रही, चलिए देखते हैं। पुलिस ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। सबसे पहले कोतवाली थाने में पीड़िता की बहन का बयान लिया गया। फिर उस बयान के आधार पर बताए गए रास्तों के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज से उस इको वैन और उसकी नंबर प्लेट की पहचान हो गई और बस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल से दोनों संदिग्धों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। और पुलिस प्रवक्ता ने भी यही कहा कि पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वो गाड़ी भी बरामद कर ली जो इस क्राइम में इस्तेमाल हुई थी। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन केस को मजबूत बनाने के लिए चाहिए होते हैं सबूत। तो अब देखते हैं कि पुलिस के हाथ क्या-क्या सबूत लगे हैं। तो सबूतों की कई कैटेगरी हैं। एक तो है प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेसेस, जिसमें पीड़िता का बयान जो अभी लिया जाना बाकी है और उसकी बहन का बयान शामिल है। फिर हैं फिजिकल सबूत, मतलब उस वैन से मिले फॉरेंसिक सैंपल। तीसरा मेडिकल सबूत यानी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स जिसमें सारी चोटों का ब्यौरा है। और चौथा डिजिटल सबूत, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वैन की मूवमेंट कैद हुई है। ये सब मिलके एक बहुत ही मजबूत केस बनाते हैं। तो फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो 25 से 30 साल के हैं और वहीं के रहने वाले हैं। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, मतलब मामला अब कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है। तो आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गिरफ्तारी हो जाने से ही न्याय का सफर पूरा हो जाता है? आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं?
ये घटना हमें सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के बारे में ही नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है।